नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बस उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप लोग हमारी सपोर्ट करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते। ये जो पीडीएफ बनाई जाती है या फिर आपको पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं होता। इसी ने सब कुछ तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे और यही आशा हम आप लोगों से कर सकते हैं। उससे आगे जितनी मेहनत है वो तो हम कर ही लेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला। क्या हमारा टॉपिक क्या होगा? वर्णमाला। और कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था भाषा और हिंदी का विकास या भाषा और भाषा का विकास। ठीक है, हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम शुरू करते हैं वर्णमाला। क्या शुरू करते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला क्या वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला की आवश्यकता हमें क्यों हुई? क्या बिना वर्णमाला के हमारा काम नहीं चल सकता था? क्या बिना वर्णमाला के हम अपने विचारों को नहीं समझा सकते थे? या बिना लिपि के हम अपने विचारों को नहीं समझा सकते थे? वर्णमाला में क्या है, क्यों है, कैसे है, आज ये सब जानेंगे। अब देखिए भाई, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये वर्ण क्या है और वर्णों की आवश्यकता हमें क्यों हुई और वर्ण हमने इसी तरीके से क्यों लिखे? भाई वर्ण हमने ए लिखा, ये ए क्यों ऐसे ही लिखा गया? हमने ए को ऐसे क्यों नहीं लिख दिया? या हमने ए को ऐसे क्यों नहीं लिख दिया? या हमने ए को, आ को या फिर कै को हमने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया? कोई तो कारण होगा ये सब कुछ ना करने का। तो अब सुनिए, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। वर्णों का ज्ञान होने से पहले, जब वर्णों का ज्ञान नहीं था, तब भी मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। अब वर्णमाला की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। वो किस माध्यम से है वो बाद में देखेंगे। और वर्ण की आवश्यकता हमें क्यों है? क्योंकि हमें अपने विचारों को कहीं दूर तक पहुंचाना है, तो हमें वर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वर्णों की आवश्यकता हुई कि हम अपने विचारों को, अपने मन में उपजे जितने भी संदेश हैं, इन सबको कहीं दूर तक पहुंचा सके। अब दिक्कत ये थी कि जैसे आज का समय है, आज के समय में आप लोग क्या करते हो? फ़ोन उठाओगे और हेलो बाबू, सोना, एकदम से तो कोई वर्ण की आवश्यकता नहीं हुई। मौखिक ध्वनि है। क्या है? मौखिक ध्वनि है या मौखिक भाषा है। प्राचीन काल में जब वर्णों का विकास नहीं हुआ था, जब वर्णों का विकास नहीं हुआ था, जब वर्णों का विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता था? मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करता था। किसका? मौखिक भाषा का। मौखिक ध्वनि या मौखिक भाषा का प्रयोग करता था। ठीक है, मौखिक भाषा का प्रयोग करता था। अब मौखिक भाषा में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमने वर्णों का विकास किया, हमें आवश्यकता हुई। और जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हमने वर्णों का विकास किया, हमने लिपि का विकास किया। ये क्या है और क्यों है? अब वर्णों के ज्ञान के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। भाई वर्णों के ज्ञान के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। और वर्णमाला के ज्ञान के लिए
हमें वर्णमाला के ज्ञान के लिए हमें किसका ज्ञान होना आवश्यक है भाई? वर्णमाला के ज्ञान होने के लिए हमें वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक है, और वर्णों के ज्ञान के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वर्णमाला वर्णों से बनती है और वर्ण लिपि से बनते हैं। क्या? वर्ण लिपि से बनते हैं। ठीक है भाई, वर्णों से बनी वर्णमाला, और वर्ण जो बने वो किससे बने? लिपि से। अब देखिए, जैसे प्राचीन काल में हमें आवश्यकता हुई, जैसे मौखिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता था। मौखिक ध्वनियों में क्या होता था, जैसे मैं आपके सामने हूँ तो मैं आपसे अपनी बात को कह सकता था। आज के समय में फ़ोन है तो हम बिना लिखे भी अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप लोग उठोगे सुबह उठते ही, हेलो बाबू सोना क्या कर रहे हो, तो मौखिक ध्वनि है ना, ऐसे ही होता है ना। या आपके पास फ़ोन आ जाएगा तो उसके लिए किसी लेटर की या किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है जिसमें लिखना पड़े। लेकिन प्राचीन काल में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अब सुविधा नहीं होने के कारण अब उन्हें अपने संदेशों को दूर तक पहुंचाना था। लेकिन अब सोचिए, जैसे किसी राजा को या किसी को भी अपनी बात किसी दूर तक पहुंचानी है, घर में कोई शादी है और बात बहुत दूर तक पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएगा? एक माध्यम था, वो किसी व्यक्ति को बोलेगा और वो व्यक्ति वहां तक चल के जाएगा या घोड़े से जाएगा, जैसे भी वो जाएगा, अपनी बात को जाके उस बात को आमने सामने कहेगा। उसमें कुछ फेरबदल भी किया जा सकता था और फेरबदल हो भी जाते थे, और वैसे इंसान है भूल भी सकता था कुछ पॉइंट। तो इसमें क्या होता था, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मनुष्य अपने मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों को, भाई जो मनुष्य था वो अपने विचारों को दूर तक नहीं पहुंचा सकता था, दूर तक नहीं पहुंचा सकता था, दूर तक अपने विचारों को नहीं पहुंचा सकता था। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ भाई, प्रॉब्लम तो है, क्योंकि अगर हमें अपनी बात कहीं दूर तक पहुंचानी है तो नहीं पहुंचा सकते। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जैसे टीवी में यूज़ की जाती है, विशेषकर नाटकों में, फिल्मों में यूज़ की जाती है। मौखिक भाषा में अपनी बात हम दूसरे को जब भी कह सकते हैं जब वो हमारे सामने होगा, ठीक है, या किसी के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। अब मौखिक भाषा में मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैंने उससे बहुत सारी बात की, उसने मुझसे कोई बात की, और फिर एकदम से मुझे याद आया मुझे उसे तो कुछ कहना था, लेकिन वो 100 किलोमीटर दूर मुझसे चला गया। अब मैं कैसे पहुंचाऊंगा अपनी बात को? हो गई प्रॉब्लम। समय भी जाएगा, कोई व्यक्ति भी जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, और फिर भी नहीं है कि बात सही तरह से पहुंच ही पाएगी। तो आवश्यकता हुई मनुष्य को विकास की। तो मनुष्य का जैसे जैसे विकास हो रहा था, मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ रही थी, और लिपि का भी विकास हो रहा था। लिपि भी अपने विकास के रास्ते पर थी। किसके? लिपि भी अपने विकास के रास्ते पर थी। मनुष्य अपने मन के विचारों को किसी को समझाने के लिए या किसी के विचारों को समझने के लिए पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन अब वर्तमान में उसके पास बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है ना। मौखिक भाषा की प्रॉब्लम यह थी कि वे अपने विचार जब तक किसी दूसरे को समझा सकता था या किसी दूसरे से विचार समझ सकता था, जब तक कि वह आमने सामने थे। लेकिन जैसे ही वे दूर चले गए, वे अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा नहीं सकते थे, एक दूसरे को बता नहीं सकते थे। मनुष्य अपने विचारों को, ऐसा नहीं था कि जब भी प्राचीन काल में वे अपने मन के विचारों को नहीं समझा सकते, समझाने का माध्यम तो था मौखिक ध्वनि। क्या था? मौखिक भाषा। लेकिन मौखिक भाषा की प्रॉब्लम मैं आपको लोगों को बता चुका हूं। इसीलिए मौखिक भाषा इस समस्या के समाधान के लिए, अब मौखिक भाषा के समाधान के लिए हमने क्या किया भाई? समाधान कर दिया। भाई जो हमारे पास समस्या थी उसका समाधान किया। क्या किया? हमने उस समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया। हमने क्या किया? हमने उस समस्या को, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार है, आवश्यकता ही तो आविष्कार है। अब हमें आवश्यकता थी एक ऐसी ध्वनि की, एक ऐसी भाषा की जिसे हम आसानी से किसी दूर तक पहुंचा सके। तो हमने वर्णों का विकास किया, वर्णों का विकास हुआ। तो इसीलिए कहा गया है मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला लिपि कहलाती है। भाई हमने मौखिक जो ध्वनि थी, हमारी जो मौखिक ध्वनि थी, मौखिक ध्वनि थी, भाई ध्वनि ही तो थी वो, मौखिक ध्वनि या मौखिक भाषा। मौखिक ध्वनि को चिन्ह दिए। क्या दिए? मौखिक ध्वनि को हमने चिन्ह दे दिए, चिन्ह दिए। ये चिन्ह क्या कहलाए? यही चिन्ह भाई मौखिक ध्वनियों को हमने क्या किया? मौखिक ध्वनियों को हमने चिन्ह दे दिए। रब करते इसको, ठीक है। मैं कुछ लिखना चाहता हूँ।
मौखिक ध्वनि को हमने चिन्ह दिए। मौखिक ध्वनि, मौखिक ध्वनि को हमने क्या दिए? चिन्ह दिए। और यही चिन्ह क्या कहलाए? यही चिन्ह वर्ण कहलाए। जैसे मैं किसी को कहना चाहता हूं कि मुझे पानी चाहिए, मैंने पै चिन्ह दे दिया। क्या? पै। मैंने पै दिया, मैंने ए दिया। इसी प्रकार मैंने आ दिया, मैंने आ दिया, मैंने ई दिया, मैंने बड़ी ई दिया। ठीक है, मैंने ने दिया। तो इन चिन्हों को क्या, ये चिन्ह क्या है? मौखिक ध्वनियों को जो हमने चिन्ह दिए वो क्या कहलाए? वो वर्ण कहलाए। क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। जैसे पै के साथ आ लिखा हमने, आ। ठीक है भाई, हमने पै के साथ आ लिख दिया और फिर ने और ई, तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द बन गया। क्या? ये एक सार्थक शब्द बन गया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बन जाता है। लेकिन अभी हमारा ध्यान कहाँ पर है? वर्णों पर। हमारा ध्यान कहाँ पर है? और वर्णों पर। ठीक है ना। तो मौखिक ध्वनियों को हमने चिन्ह दे दिए। अब चिन्ह ऐसे तो नहीं दिए होंगे कि चिन्ह ऐसे ही दे दिए। अब चिन्ह दिए गए तो कुछ सोचा भी गया होगा कि कै को ऐसा ही रूप क्यों दिया गया, कै को ऐसा क्यों नहीं बनाया गया, या फिर ऐसा बना देते, या फिर ऐसा बना देते। बिल्कुल बना सकते थे। या फिर हमने ए को ऐसा ही क्यों बनाया, हमने ए को ऐसा क्यों नहीं बना दिया। या हमने मैं को ऐसा ही क्यों बनाया, हमने मैं को ऐसा क्यों नहीं बना दिया। बिल्कुल जैसे चाइना में दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो वर्ण थे उन्हें चिन्ह दिए गए, और चिन्ह दिए गए किसके आधार पर? देवनागरी लिपि के आधार पर। वर्ण जो ये हमारी वर्णमाला है, ये देवनागरी जो वर्ण लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। जैसे ब्राह्मी लिपि थी, रोमन लिपि है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे रोमन लिपि है। जैसे देखिए, जैसे अंग्रेजी में हम ए लिखते हैं, फिर हम बी लिखते हैं, फिर हम सी लिखते हैं, हम डी लिखते हैं, हम ई लिखते हैं। इनको लिखने का यही तरीका क्यों है? क्योंकि इनकी लिपि रोमन है। कौन सी लिपि है? रोमन। रोमन लिपि में ये लिखे जाते हैं। और देवनागरी लिपि में हम कै को इसी रूप में लिखेंगे, हम ख को इसी रूप में लिखेंगे, हम ग को इसी रूप में लिखेंगे, हम ए को इसी रूप में लिखेंगे, हम ऊ को ऐसे ही लिखेंगे, अन्य सभी वर्णों को उनके वर्तमान स्वरूप में ही लिखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को जो चिन्ह दिए गए वो वर्ण कहलाए, और वर्णों को लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाया। अर्थात वर्णों को लिखने का जो तरीका है, ये तरीका, ये ढंग ही तो है ना। भाई मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे भाग लिया, मैं आराम से चल रहा हूँ, मेरा चलने का एक ढंग है। मैं बोल रहा हूँ तेज तेज क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे जा, ये एक ढंग है मेरा। लेकिन मैं आराम से बात करूँ, जैसे आपसे कर रहा हूँ आराम से, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का एक ढंग है। उसी प्रकार कोई लिखता है अच्छा, जैसे कोई बहुत अच्छा लिख देता है, बहुत सुंदर लिखता है, और मेरे जैसे बहुत गंदे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक ढंग है। तो जो वर्णों को चिन्ह दिए गए, जैसे हमने कै चिन्ह दिया, तो कै चिन्ह के लिए हमने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। किसका? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। अब देवनागरी लिपि का प्रयोग क्यों किया वो छोड़िए, लेकिन देवनागरी, क्योंकि ब्राह्मी लिपि भी है, बहुत सारी लिपि है। जैसे आपकी चित्रात्मक लिपि होती थी, जिन्हें आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं। जैसे गुफाओं में चित्र मिलते हैं कि एक मछली का चित्र बना दिया, मुझसे नहीं बनाया जाएगा, एक तीर का चित्र बना दिया और यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा कर दिया। अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो चित्रात्मक लिपि थी। कैसी? चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है ना। तो ये समझ में आई कि वर्णों को लिखने का जो ढंग है, जैसे मैंने पै लिखा, जैसे मैंने तय लिखा। अब तय का जो आकार है ना, ये तय ऐसे बनता है ना, तो ये क्या है? जो तय को लिखने का जो आकार है, ये क्या है? ये एक तरीका है।
क्या है, ये एक तरीका है, एक ढंग है। तो देवनागरी लिपि में तय का रूप ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वर्णों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। अब मैं इसको इसके शब्दों में अच्छी तरह लिख देता हूं। मौखिक ध्वनियों को, दिखाई दे रहा है ना, मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा, मौखिक ध्वनियों को जो चिन्ह दिए गए, मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा था पहले कि मौखिक ध्वनियों को चिन्हों द्वारा प्रकट करने की कला लिपि कहलाती है, लेकिन अब मैं लिख देता हूं मौखिक ध्वनियों को जो चिन्ह दिए गए, जो चिन्ह दिए गए भाई, मौखिक ध्वनियों को जो चिन्ह दिए गए वो वर्ण कहलाए। क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। वर्ण क्या कहलाए, वो सभी वर्ण कहलाए। ठीक है, और वर्णों को लिखने का ढंग, क्या, वर्णों को लिखने का ढंग, जो वर्णों को लिखने का जो ढंग है वो क्या कहलाया, लिपि कहलाया। वर्णों को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग या तरीका, क्या कहलाया, तरीका, लिपि कहलाया। और हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। मैं लिख देता हूं, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी हिंदी की लिपि है। जो समझ में आया कि वर्णों को लिखने का ढंग क्या कहलाया, वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाया। अब वर्णों को व्यवस्थित किया गया, भाई उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता भी तो थी। अब मान लो ये कै था, ये ख था, मैं तो यहाँ पे ए लिखूंगा, मैं तो ग लिखता नहीं हूं। तो इन्हें एक तरीके से इन्हें व्यवस्थित किया गया ध्वनियों के आधार पर। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों, जैसे ए कहाँ से, कंठ से निकली, आ कंठ से, तो पहले कंठ से निकलने वाली ध्वनियों को यहाँ से शुरू होती है, ऐसी जो ध्वनियाँ आती जाएगी उन सबको ओठ तक, यहाँ से शुरू होगी पहली ध्वनि और लास्ट होगी होठ पर। तो इन ध्वनियों को इसी प्रकार चिन्ह दिए गए जो हम आने वाले चैप्टर में अच्छे से समझ लेंगे। अभी आप समझिए कि जो ये वर्ण थे इन्हें व्यवस्थित किया गया, तो वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाया, वर्णमाला कहलाया। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्ण ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अगर हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण की, नेक्स्ट पेज में इसको ले लेता हूं। ठीक है,
ठीक है। तो जो वर्णमाला, वर्ण क्या कहलाए, अब वर्ण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किया जा सकते? जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। ठीक है भाई। भाषा की या ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा या ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, क्या कहलाई? वर्ण कहलाई। और वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है कि हमारी वर्णमाला हमें हमें मौखिक ध्वनि से मौखिक ध्वनियों से लिपि की तरफ क्यों जाना पड़ा या लिखित रूप में क्यों जाना पड़ा। क्योंकि पत्र का जब हमने वर्णों का विकास कर लिया, लिखने का एक तरीका, लिपि का विकास कर लिया, लिखने के एक ढंग का विकास कर लिया, एक तरीके का विकास कर लिया, तो पत्रों को लिखना आसान हो गया था। भाई हम अपने पत्र को लिखकर अपनी बात को पत्र के द्वारा कहीं दूर दूर तक पहुंचा सकते थे। कहाँ तक? कहीं भी दूर तक पहुंचा सकते थे। हो गया था ना आसान। अब लिखने के बाद उसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती थी, बस हम अपनी बात को लिखते थे और दूर तक पहुंचा सकते थे। उसमें एक सुविधा हो गई थी, अपनी पूरी बात को हम किसी को समझा सकते थे। अब किसी और के थ्रू समझाना मुश्किल होता है, लेकिन अपने पत्र में बात को लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। क्या? वर्ण। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अपनी लिपि की, थोड़ी बात कर लेते हैं कि लिपि कि हमारी जो लिपि है उसका पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। वर्णमाला का आपको पता लग गया कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित रूप, वर्णमाला कहलाता है लिपि। देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अभिलेख से मिलता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि देवनागरी लिपि क्या है और देवनागरी लिपि को हम कैसे लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगर मैं थोड़ा भाषा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, क्योंकि इतनी देर से बात हो गई, अब भाषा का विकास तो अच्छे से हो ही गया था। भाई भाषा का विकास होने लगा था अच्छे से। जब हमने लिपि का विकास किया, वर्णों का विकास किया, तो भाषा और अच्छी हो गई। तो भाषा क्या थी? भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? भाषा किसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। ठीक है ना। आज इस कलर को लेके देखते हैं। मुझे पता नहीं कैसे दिखाई देगा, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है। तो वर्ण के बारे में बात करते हैं। हम ब्लैक पेन का ही यूज़ करेंगे हम। ठीक है। वर्ण,
या वाइट पेन का यूज करते हैं, शायद दिखाई दे इस पे। क्या दिखाई दे रहा है? वर्ण। क्या वर्ण दिखाई दिया? शायद अच्छे से दिखाई दे जाए, लेकिन मैं ब्लैक का यूज़ करता हूँ आज, वाइट का कल कर लेंगे, कभी दिखाई ना दे और प्रॉब्लम हो जाए। वर्ण। वर्ण क्या था? वर्ण था भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण के प्रकार उच्चारण के आधार पर। सॉरी, वर्ण के प्रकार। क्या? वर्ण के प्रकार उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। ठीक है भाई, वर्ण के प्रकार देखेंगे हम उच्चारण के आधार पर। वर्ण के प्रकार उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। क्या? स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर कैसी ध्वनियाँ होती है भाई? जो स्वर होते हैं, स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। तो बात करते हैं हम स्वर के बारे में। तो स्वर जो होती है, स्वर स्वतंत्र। क्या? स्वर जो होती है वो स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वतंत्र ध्वनि होती है, जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कैसी ध्वनियाँ होती है? इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और अगर इधर बात करते हैं हम व्यंजन की, तो व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती। इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। ये ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती। है। ठीक है, ये ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती है और इनका उच्चारण करते समय हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? इनका उच्चारण करते समय ये स्वर थे जो मैं लिख रहा था, और इधर थे व्यंजन। क्या थे? व्यंजन। ठीक है, तो स्वर के बारे में हमने लिखा था ये स्वतंत्र होते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ स्वतंत्र ध्वनि। ठीक है, और इसके बारे में हम लिखते हैं ये स्वतंत्र नहीं होती। इनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता से होता है। किसकी? स्वर की सहायता से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे ही, उसमें तो कुछ वो नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से भी हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि सुना है कि बचपन से सुनते आए हम भी कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और खुद से और उन लोगों से वादे किए हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत से कुछ नहीं होता। तो कोशिश करेंगे कि मेहनत का फल अच्छा होगा।
आप लोग मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी और हम लोग आप लोगों के साथ में एक बड़ा परिवार बना सके। बस उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। आप लोग, ये आशा तो हम लोग आपसे कर ही सकते हैं क्योंकि हम लोग मेहनत करके आप लोगों को इतना पढ़ाते हैं, तो एक उम्मीद की ही जा सकती है कि आप लोग समझोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। बस आप लोग खुश रहिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।